हे गाइस, मैं हूं प्रियांशु और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फैब प्रियांशु। आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये जो चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा इजी है और बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है। और इस चैप्टर की नॉलेज रखना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर ये चैप्टर आपको नहीं पता रहेगा तो आपको फिर क्लास 10 की केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। तो चलिए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या होता है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें नए सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं और जिनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे मैंने डिफिनेशन लिखा हुआ है कि केमिकल रिएक्शन आर दोज प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस हैविंग न्यू प्रॉपर्टीज़ आर फॉर्म। तो केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें नए नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं और वो जो नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं अपने इनिशियल सब्सटेंस से। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है Mg+O2। ये जब Mg रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, मीन्स जब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो MgO बनता है। अब ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट है MgO से, मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे मैंने सेकेंड एग्जांपल लिखा हुआ है कि H2+O2 दिस गिव्स अस हाइड्रोजन डाइऑक्साइड मीन्स वाटर। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन एक गैस है, H2 एक गैस है और ये ऑक्सीजन है, O2 मीन्स ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन भी एक गैस है। लेकिन ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं H2O। अब ये H2O क्या है? ये H2O है वाटर, और वाटर कैसा होता है? लिक्विड होता है। तो ये जो सब्सटेंस यहाँ पे बना है H2O, वो लिक्विड है, लेकिन ये जो सब्सटेंस है, मीन्स ये जो रिएक्टेंट में जो सब्सटेंस है, ये दोनों गैस हैं। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है इन दोनों की प्रॉपर्टी से टोटली डिफरेंट है, क्योंकि ये दोनों गैस है और ये लिक्विड है, तो इसलिए ये इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से टोटली डिफरेंट है। अब आपको इस केमिकल रिएक्शन में एक जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो ये है कि केमिकल रिएक्शन में कभी भी एलिमेंट जो है वो अनदर एलिमेंट में नहीं चेंज होता है, इसमें बस रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होता है। अब जैसे यहाँ पे ये है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ऐसा तो है नहीं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिले और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। कार्बन तो अब बना नहीं यहाँ पे, या मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यहाँ पे कंबाइन हुए तो यहाँ पे आयरन बन गया, ऐसा तो है नहीं। तो कभी भी केमिकल रिएक्शन में नए एलिमेंट फॉर्म नहीं होते हैं। जो एलिमेंट होता है वो बस एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। यहाँ पे आप दो टर्म आप पाएंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होता है? तो रिएक्टेंट आर दो सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि रिएक्टेंट्स आर दो सब्सटेंस विच आर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एरो। तो यहाँ पे और जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है? तो प्रोडक्ट आर दो सब्सटेंस विच आर फॉर्म ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। प्रोडक्ट आर द इन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे इस एग्जांपल से हम समझ लेते हैं कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। अब यहाँ पे जो Mg+O2 है, तो ये दोनों कंबाइन होकर बनाते हैं MgO मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो Mg+O2 ये दोनों जो है वो रिएक्टेंट होते हैं, ये दोनों केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, सो ये हो जाएगा रिएक्टेंट, और यहाँ पे ये जो MgO बना है वो हो जाएगा प्रोडक्ट। So the new substance is formed during a chemical reaction are called product. अब हम देख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन कैसे हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहला जो है वो है एवोल्यूशन ऑफ गैस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैस। जो सेकंड है वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अभी मैं आपको बता दूंगा कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। आगे है चेंज इन टेम्परेचर, और जो उसके बाद है चेंज इन कलर और चेंज इन स्टेट। तो चलिए अब एक एक करके सबको हम समझ लेते हैं।
तो जब केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो रिएक्शन है, या जो रिएक्शन में जो एंड प्रोडक्ट होता है वो बनता है एक गैस, कोई भी गैस बन जाती है। तो उसी को हम कहते हैं, उस कैरेक्टरिस्टिक को हम कहते हैं एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो जैसे जब जिंक रिएक्ट करता है H2SO4 से, मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड से जब जिंक रिएक्ट करता है तो ये बनाता है ZnSO4 मीन्स जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। अब ये जो गैस है, हाइड्रोजन गैस जो बनी है, तो इसको हम कहेंगे कि एवोल्यूशन ऑफ गैस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैस हुआ है। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, मीन्स किसी भी नहीं, लेकिन कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें फॉर्मेशन ऑफ गैस होता है, तो हम जान जाएंगे कि केमिकल रिएक्शन हैपन हुई है। और आगे है जो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? तो जो भी सब्सटेंस जब रिएक्शन होता है ना, तो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन से सेपरेट आउट हो जाते हैं, तो उन्हीं सॉलिड सब्सटेंस को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। तो इसका जो एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का, वो ये है कि Ki मीन्स पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट्स विथ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो ये बनाता है लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। ओके, सो इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। आगे हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर की, चेंज इन टेम्परेचर की। तो कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जिसमें टेम्परेचर चेंज हो जाता है। तो वो कौन कौन से रिएक्शन होते हैं, कौन कौन से नहीं, मतलब उसका बस एक ही एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। तो जो चेंज इन टेम्परेचर का एग्जांपल होगा वो होगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। और जब उस बीकर में आप जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड को आप जिसमें रखे रहेंगे और जिसमें आप वाटर को मिलाएंगे, तो वो जब बीकर को आप छुएंगे ना, तो वो कुछ पहले से ज़्यादा गर्म वो आपको फील होगा, मीन्स पहले से ज़्यादा उसमें ज़्यादा हीट होगी। ओके, तो अब बात कर लेते हैं चेंज इन कलर की। तो कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जिसमें कलर चेंज होता है। तो देख लेते हैं कौन सा है। Ag plus H2S means when silver reacts with hydrogen sulfide, then it forms silver sulfide plus hydrogen gas। तो ये जो है Ag, ये वाइट कलर का होता है, और ये जब H2S से रिएक्ट करता है तो ये फॉर्म करता है Ag2S, और ये जो Ag2S होता है वो ब्लैक कलर का होता है। ओके, लेकिन अब यहाँ पे ये तो वाइट कलर का था, लेकिन अब यहाँ पे ये ब्लैक कलर का हो गया। तो ये हो गया चेंज इन कलर, मीन्स कुछ ऐसे भी केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें कलर चेंज होता है। अब लास्ट वाला देख लेते हैं। लास्ट में है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का जो एग्जांपल होगा वो होगा H2 प्लस O2 मीन्स हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, व्हेन रिएक्ट्स दे फॉर्म वाटर H2O। तो यहाँ पे ये जो है H2 वो गैस है, ये गैस है, और ये ऑक्सीजन भी गैस है। लेकिन ये जब बना है, ये बना है लिक्विड मीन्स वाटर बना है, तो वाटर लिक्विड होता है। तो वाटर जब लिक्विड होता है तो इसमें चेंज इन स्टेट हुई, मीन्स यहाँ पे तो ये पहले गैस था, या ये दोनों तो पहले गैस थे, लेकिन यहाँ पे लिक्विड हो गए। तो लिक्विड जब हुआ तो मीन्स उसकी स्टेट में चेंजिंग हुई। तो ये कुछ थे पॉइंट्स, जो पांचों पॉइंट थे वो थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हम आगे पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो अब तक मैंने जितना पढ़ाया उसको एक बार शॉर्ट में मैं रिवाइज करा देता हूँ। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होते हैं जिसमें नए सब्सटेंस बनते हैं, और वो जो नए सब्सटेंस बनते हैं उनकी प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती है। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल से समझाया था, और यहाँ पे आपको ये जो याद रखना वो ये है कि केमिकल रिएक्शन में कभी भी ऐसा नए एलिमेंट नहीं बनते हैं, बस एलिमेंट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होते हैं, लेकिन एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं होता है। और रिएक्टेंट मैंने आपको बता ही दिया है, प्रोडक्ट भी आप समझ लिए होंगे। रिएक्टेंट वो होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और प्रोडक्ट क्या होता है? जो नए सब्सटेंस बनते हैं रिएक्शन के दौरान, तो उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं।
और यहाँ पे आपको मैंने बता दिया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या क्या होते हैं। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट है, चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन कलर है, चेंज इन स्टेट है। तो गाइज अब हम देख लेते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है ना कि हम कैसे किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका जो डिफिनेशन होगा वो होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल ऑफ सब्सटेंसेस इट्स कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। मीन्स जैसे हाइड्रोजन का सिंबल होता है H और सिल्वर का होता है Ag। तो मीन्स हम ये जब हम इन सिंबल्स के फॉर्म में केमिकल रिएक्शन को अरेंज करते हैं तो उसे को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स ऑफ सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो अब हम केमिकल इक्वेशन को भी दो तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक जो होता है वो होता है वर्ड इक्वेशन, और जो दूसरा होता है वो होता है सिंबॉलिक केमिकल इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन में क्या होता है? वर्ड इक्वेशन में जैसे हम पूरा लिखते हैं कि जिंक, पूरा जिंक लिखेंगे, फिर किससे रिएक्ट कर रहा है तो वो लिखेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे पूरा लिखेंगे, फॉर्मूला नहीं यूज़ करेंगे हम उसका। फिर जो बनेगा उसको हम लिखेंगे कि जिंक सल्फेट बन रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो इसको हम जब ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो ये होता है वर्ड इक्वेशन। और वर्ड इक्वेशन ये भी होता है कि अगर हम इसे पूरा स्टेटमेंट में लिखें कि व्हेन जिंक रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड देन इट फॉर्म्स जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये भी जो एग्जांपल था ये वर्ड इक्वेशन का एग्जांपल था। लेकिन अगर हम इसी को लिखते हैं Zn प्लस H2SO4 दिस गिव्स अस ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। मीन्स ऐसे हम जब इसका फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, जब हम इसका सिंबल यूज़ कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे सिंबॉलिक केमिकल इक्वेशन। तो गाइस जो केमिकल इक्वेशन होता है ना वो दो टाइप का होता है। कौन कौन से टाइप होते हैं? एक होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन और जो दूसरा होता है वो होता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। आप कहेंगे अभी तो आपने बताया है कि एक वर्ड इक्वेशन होता है और एक सिंबॉलिक केमिकल इक्वेशन होता है। तो गाइस वो मैंने ये बताया था ना कि कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे ये जो मैं बता रहा हूँ आपको बता रहा हूँ कि केमिकल इक्वेशन के दो टाइप होते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैव इक्वल सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑन बोथ द साइड। मीन्स रिएक्टेंट में जो एलिमेंट प्रेजेंट हो उनके एटम का नंबर और जो प्रोडक्ट में एलिमेंट प्रेजेंट हो उनके एटम का नंबर सिमिलर हो। अब जैसे यहाँ पे दो एलिमेंट प्रेजेंट है, मीन्स Mg है और O2 है। तो यहाँ पे कितना Mg है? यहाँ पे 2 Mg है और यहाँ पे भी 2 Mg है। और यहाँ पे O2 कितना है, मीन्स O कितना है, तो यहाँ पे O2 है और यहाँ पे भी ये जो है इसका जब इससे इंटू होगा तो ये हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन का एग्जाम्पल। और जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है वो क्या होता है? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हैव डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑन बोथ साइड। अब इसका एग्जांपल जो है Mg प्लस O2 दिस गिव्स अस MgO। अब यहाँ पे Mg कितना है? Mg यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना है? यहाँ पे भी Mg 1 है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पे ऑक्सीजन सिर्फ 1 है। तो ये बैलेंस नहीं है। और यहाँ पे ये जो है ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब आप ये पूछेंगे कि इसको ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें बैलेंस करने की। तो आपने एक थ्योरी पढ़ा होगा कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, और जिसको हम ये भी कहते हैं कि द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो उसी लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना ज़रूरी होता है। सो होप आपको इतना सब। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या हम इसे ऐसे नहीं बैलेंस कर सकते हैं कि यहाँ पे 2 है तो हम यहाँ पे ऐसे 2 लगा दें तो ये बैलेंस हो गया, ये भी तो बाई बैलेंस हो गया। लेकिन ये गलत रूल है, क्योंकि अगर यहाँ पे हम इसमें चेंज करेंगे तो ये कुछ दूसरा ही कंपाउंड बन जाएगा, तो जो कि सही नहीं है। तो इसीलिए हम इसको
जब भी हम कभी भी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं तो स्टार्टिंग में हम जो भी चेंज करते हैं स्टार्टिंग में करते हैं। मीन्स ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। हम जब भी चेंज करेंगे तो यहाँ पे चेंज करेंगे या यहाँ पे करेंगे या यहाँ पे करेंगे। और आगे देख लेते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम और क्या कर सकते हैं। तो अगर जैसे यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखा है कि Na प्लस H2O गिव्स अस NaOH प्लस H2। अब हम यहाँ पे ये बता रहे हैं ये क्या है, Na सोडियम है। अब सोडियम कैसा होता है, सॉलिड होता है, तो हम सॉलिड को इस स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अब और भी ज़्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ये सोडियम कैसा है, ये सोडियम सॉलिड फॉर्म में है। और ये वाटर है, वाटर कैसा है, लिक्विड फॉर्म में वाटर को लिया गया है। और यहाँ पे ये जो रिएक्ट हुआ तो NaOH बना। अब NaOH कैसा है, ये एक्वस फॉर्म में है, तो हम इसको AQ से रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं, स्मॉल a और स्मॉल q डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे जो लिक्विड है तो इसको स्मॉल l से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे जब गैस फॉर्म हुई है तो गैस जब फॉर्म हुई है तो इसको हम g से स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसे एरो से या तो डिनोट कर लेते हैं या तो स्मॉल g से डिनोट कर लेते हैं। और अगर किसी केमिकल रिएक्शन में अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है, सपोज़ कि ये वैसे ये प्रेसिपिटेट है नहीं, बस मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, तो अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा तो हम ऐसे डाउन एरो बना देंगे, डाउन एरो से रिप्रेजेंट करते हैं हम प्रेसिपिटेट को। और लेकिन यहाँ पे ये गैस है तो गैस को हम अपवर्ड एरो से डिनोट करते हैं। तो गाइज अब हम देख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं। सो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जो होता है वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और जो लास्ट वाला होता है वो होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसे हम रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो चलिए अब एक एक करके हम देख लेते हैं पूरे सभी रिएक्शन के बारे में डिटेल में। तो गाइस चलिए अब हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच 2 or more substances combine to form a single product। ये याद रखिएगा, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। मीन्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करेंगे, और जब रिएक्ट करेंगे तो उसके बाद सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। अब इसका जो जनरल इक्वेशन होता है वो होता है A + B फॉर्म्स AB। यहाँ पे ये A और B जो है वो 2 सब्सटेंस, मीन्स एक A अलग सब्सटेंस है और B अलग सब्सटेंस है। ये दोनों जब आपस से एक दूसरे से रिएक्ट किए तो ये एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म किए। अब जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है ना वो भी 3 टाइप का होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन 2 कंपाउंड्स, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन 2 एलिमेंट्स, और जो तीसरा होता है वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन कंपाउंड एंड एलिमेंट। तो अब चलिए उस सबका अब उन सब का एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें भी सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, इसमें भी सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, और इसमें भी सिंगल प्रोडक्ट ही फॉर्म हुआ है। तो इसको देख लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आप ये कहेंगे कि ये भी तो प्रोडक्ट है, तो ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये तो हीट है। अब हीट तो कोई प्रोडक्ट तो होगा नहीं, तो हीट बस हीट जो भी मतलब राइज इन टेम्परेचर में जो हीट होगा वही यहाँ पे है। और ये सिंगल प्रोडक्ट इसमें फॉर्म हुआ है जो कि है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो CaO है ना, इसको याद रखिएगा कि हम क्विक लाइम भी कहते हैं। अक्सर ये जो क्वेश्चन है ये है ना वो हॉट्स क्वेश्चन में आता है कि व्हेन अ सब्सटेंस X रिएक्ट्स विथ वाटर देन इट फॉर्म्स समथिंग लाइक दैट, देन आइडेंटिफाई द सब्सटेंस X। तो आपको वहाँ पे इसका फार्मूला भी पूछ सकता है और पूछ लेगा कि इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो ये भी पूछ लेगा, तो इसको आप याद रखिएगा। और जो दूसरा यहाँ पे है H2 + O2, ये जब रिएक्ट करेंगे आपस में तो ये बनाएंगे वाटर। और यहाँ पे जब CO मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो ये जो भी
कम्बिनेशन रिएक्शन के रिलेटेड आपको याद रखना था वो मैंने आपको बता दिया है। और अब हम देखेंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोजेस इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की जो दूसरी डिफिनेशन बोल सकते हैं वो ये भी है कि द रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड डिकम्पोजेस इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में होता क्या है कि कोई एक सिंगल सब्सटेंस रहेगा, सिंगल कंपाउंड रहेगा जो कि डिकम्पोज होगा दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में होगा, मीन्स या तो एलिमेंट में होगा या तो कंपाउंड में भी हो सकता है। तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जनरल इक्वेशन होता है वो होता है ए बी डिकम्पोजेस इनटू ए प्लस बी। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी जो होता है ना वो तीन टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक होता है थर्मो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा होता है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और जो तीसरा होता है वो होता है इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थर्मो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है ना, थर्मो मतलब हीट से रिलेटेड है। तो ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हीट प्रोवाइड की जाए, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के होने के लिए जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसे हम कहते हैं थर्मो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका जो एग्जांपल है वो है कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं, मीन्स जब उसको हीट करते हैं तो वो ब्रेक होता है किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में, और होता है CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड में होता है। जो अगला है वो है AgCl। जब AgCl जब लाइट पाता है ना तो वो Ag में और Cl2 में डिकम्पोज हो जाता है, मीन्स ब्रेक हो जाता है। अब क्योंकि ये लाइट की वजह से है इसलिए हम इसे कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब कहीं पे भी आपको फोटो टर्म आए ना तो फोटो का मतलब ही होता है लाइट। अगर कभी भी आप फ़ोटो क्लिक करते हैं तो वो जो फ़ोटो होती है ना वो लाइट के बिना फ़ोटो रह ही नहीं जाती है। सो इसलिए जो सब फ़ोटो को हम लाइट से ही, मीन्स फ़ोटो मतलब ही होता है लाइट। अब जो अगला है वो देख लेते हैं, ये है इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। अब ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हम उसको ब्रेक करने के लिए, उसको हम डिकम्पोज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। अब इसका एग्जांपल जो होगा वो होगा वाटर को जब हम वाटर में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं ना तो वो होता है डिकम्पोज होता है H2 में और O2 में। तो ये था इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जांपल। और इसी से और हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन को पूरा कवर कर लिया है। और मुझे नहीं लगता है कि क्लास 10th के अकॉर्डिंग इससे ज़्यादा आपसे कुछ भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन से पूछा जाएगा। तो एक बार फिर से शॉर्ट से रिवाइज कर लेते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन से और अब तक का। तो कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? कम्बिनेशन रिएक्शन वो होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ओके। और जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो बिल्कुल कम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट होता है। कम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल सब्सटेंस दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस में डिकम्पोज होता है। अब हम आगे देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो गाइस अब हम देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element from its compound। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है ना कि एक एलिमेंट होता है और दूसरा जो होता है वो कंपाउंड होता है। और जो एलिमेंट होता है, मतलब जो कंपाउंड बना होता है वो किसी एलिमेंट से जो बना रहता है तो वो जो एलिमेंट रहता है वो कम रिएक्टिव होता है। जो कंपाउंड का एलिमेंट रहता है वो कम रिएक्टिव होता है। तो जब कम रिएक्टिव रहेगा, जैसे यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो Zn है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन ये जो कंपाउंड का ये जो Cu है वो कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव है। किससे? Zn से। तो जब Zn से ये लेस रिएक्टिव है तो Zn इसको डिस्प्लेस कर देगा और क्या फॉर्म करेगा? ZnSO4 + Cu। और ये जो Cu है वो अलग हो जाएगा। ओके। सो
इसका हम जनरल इक्वेशन पहले हम देख लेते हैं। तो ये होता है ए प्लस बी सी फॉर्म्स बी प्लस ए सी। आप इसको अपनी डे टू डे लाइफ से भी कनेक्ट कर पाओगे। जैसे कि दो लड़के हैं, ओके, दो लड़के हैं, मीन्स दो लड़के हैं और ये जो लड़का है उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है। अब ये जब दोनों जा रहे थे कहीं, तो ये दोनों एक लड़के से मिले। ये जो लड़का है ना वो थोड़ा कम सुंदर है, लेकिन फिर भी इसकी एक गर्लफ्रेंड है, ओके। सो थोड़ा फनी है, लेकिन बस आपको समझाने के लिए है। तो ये जो लड़का है ना, सॉरी, ये जो लड़की है किसी दिन कहीं ऐसे जा रही थी तो इस लड़के से मिली। अब ये जो लड़का वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, तो ये जब बहुत ही ज़्यादा जब सुंदर है तो ये जो लड़की है ना वो इससे अट्रैक्ट हो जाती है, इस लड़के से अट्रैक्ट हो जाती है, और अट्रैक्ट होने के बाद इसके साथ हो जाती है। सो ये इसके साथ हो जाती है। तो वैसे ही कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है कि ए प्लस बी सी मीन्स ए जब ज़्यादा रिएक्टिव है, मीन्स ए जब ज़्यादा सुंदर है बी से, तो ये बी को डिस्प्लेस कर देगा, मीन्स बी को रिप्लेस कर देगा। तो अपने खुद चला जाएगा ए की जगह और बी को अलग कर देगा। सो कि आप अब अच्छे से समझ लिए होगे। तो इसका कुछ और भी एग्जांपल देख लेते हैं। Zn प्लस H2SO4। अब यहाँ पे जो Zn है वो H2 से ज़्यादा रिएक्टिव है। अब आप सोचोगे कि मुझे कैसे पता कि ये जो Zn है वो H2 से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पे ये मैंने रिएक्टिविटी सीरीज़ लिखी है यहाँ तक। तो ये जो एलिमेंट है के वो Na से ज़्यादा रिएक्टिव है, Na Ca से ज़्यादा रिएक्टिव है, Ca Mg से ज़्यादा रिएक्टिव है, और ऐसे जो पहले वाले एलिमेंट है वो अपने बाद वाले एलिमेंट से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पे ये जो Zn है वो कहाँ पे है, Zn यहाँ पे है, और हाइड्रोजन कहाँ पे है, हाइड्रोजन यहाँ पे है। तो मीन्स हाइड्रोजन के पहले ही Zn आ जा रहा है। तो जो Zn है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, किससे, हाइड्रोजन से रिएक्टिव है ज़्यादा। तो ये Zn जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और बना देगा ZnSO4 और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखा हुआ है कि CO प्लस MgO। तो ये आपका होमवर्क है और आप इसको बताएंगे कि ये क्या बनेगा, क्या ये रिएक्शन होगी, क्या ये रिएक्शन नहीं होगी। तो ये आपको बताना रहेगा, और अगर होगी तो कौन सा सब्सटेंस या कौन सा कंपाउंड, क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना रहेगा। और अगर नहीं होगा तो आप लिख देंगे कि नो रिएक्शन विल ऑकर इन दिस। और तो कुछ नहीं छूट रहा है इसमें, ओके। सो अब आगे बढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ। सो गाइस अब हम देख लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होता है जिसपे एक्सचेंज ऑफ आयन occur होता है, मीन्स रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो इसका जो जनरल इक्वेशन क्या होता है, जनरल इक्वेशन जो होता है वो होता है ए बी प्लस सी डी gives us AD प्लस बी सी। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है। यहाँ बी के साथ ए था, लेकिन यहाँ पे ए के साथ बी था, लेकिन यहाँ पे ए के साथ डी है, और यहाँ पे जो सी के साथ कौन था, डी था, लेकिन यहाँ पे सी के साथ बी है। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ है। तो इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं कि AgNO3 प्लस NaCl गिव्स अस AgCl प्लस NaNO3। यहाँ पे Ag के साथ क्या था, Ag के साथ था NO3 था, Ag के साथ NO3 था, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या हो गया, Ag के साथ Cl है, एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ। और यहाँ पे ये जो है Na के साथ Cl था, लेकिन यहाँ पे Na के साथ NO3 है, तो इसमें भी एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ है। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें क्या है, HCl है। अब HCl किससे रिएक्ट कर रहा है, NaOH से रिएक्ट कर रहा है, और बन क्या रहा है, NaCl बन रहा है प्लस वाटर बन रहा है। तो यहाँ पे H के साथ कौन सा था, H के साथ तो यहाँ पे Cl है, लेकिन यहाँ पे कौन है H के साथ, यहाँ पे H के साथ O है, और यहाँ पे Na के साथ क्या है, OH है, लेकिन यहाँ पे Na के साथ Cl है, और यहाँ पे भी
एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ है। सो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये होता है ना कि वहाँ पे सिंगल एक एलिमेंट रहता है और एक कंपाउंड रहता है। तो जो एलिमेंट होता है वो अगर ज़्यादा रिएक्टिव है उस कंपाउंड के पहले वाले पार्ट से, तो वो डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं। सो एक दूसरे को जब यहाँ पे 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट भी इसलिए कहते हैं। ओके, सो अब हम देख लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। सो गाइज, रेडॉक्स रिएक्शन को जानने से पहले हमें 2 चीज़ें जान लेनी चाहिए। तो जो पहला पॉइंट है वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और जो दूसरा पॉइंट है वो है रिडक्शन रिएक्शन। तो जब तक हम ये दोनों पॉइंट नहीं जानेंगे कि ये दोनों क्या होता है, तब तक हमें रेडॉक्स रिएक्शन नहीं समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता क्या है। सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस occurs is called oxidation reaction. So addition of oxygen to a substance or removal of hydrogen from a substance is known as oxidation reaction. एडिशन किसका होगा? एडिशन होगा ऑक्सीजन का, और रिमूवल किसका होगा? रिमूवल होगा हाइड्रोजन का। तो ये याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और जो दूसरा है वो है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है? तो रिडक्शन रिएक्शन जो होता है उसमें हाइड्रोजन ऐड होता है और ऑक्सीजन उसमें से रिमूव होता है। किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव होगा या तो किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड होगा, तो उसे हम रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। तो रिडक्शन रिएक्शन, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। तो चलिए अब रेडॉक्स रिएक्शन को हम देख लेते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? द ओवरऑल रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स बोथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन रिएक्शन दोनों एक साथ हो, उसे हम कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, सो अब हम इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन कब होगा। गाइज, यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स जान लेना ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि H2S रिएक्ट्स विथ Cl2 फॉर्म्स S + HCl। तो यहाँ पे ये मैंने कुछ लिखा है कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये हमें जान लेना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन में ना आपके पेपर में ज़रूर पूछेगा, हर साल पूछता है और इस साल भी ज़रूर पूछेगा। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज क्या होगा? अगर आप इसमें से देखेंगे तो आपको क्या लग रहा है कि इसमें से कौन सा सब्सटेंस ऐसा है जो ऑक्सीडाइज हुआ है? अभी आप इसको मत ध्यान दीजिए, तो आप इसमें देखिए कि आपको कौन सा ऐसा सब्सटेंस लग रहा है पूरे रिएक्शन को देख के जो ऑक्सीडाइज हुआ हो। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन वही रिएक्शन होता है जिसमें हाइड्रोजन या तो रिमूव हो या तो ऑक्सीजन ऐड हो। तो इसमें कहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हुआ है? आपको कहीं दिख रहा है? वेल, आप शायद जान गए होंगे। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। मीन्स यहाँ से जो हाइड्रोजन है, यहाँ का हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। मीन्स एस से रिमूव होके कहीं और गया है, कहीं और चला गया है। तो यहाँ पे सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन होगा? यहाँ पे जब सल्फर, ये जो है एस मीन्स सल्फर में से जब हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन होगा? एस होगा। लेकिन हम कभी भी इधर का सब्सटेंस नहीं लेते हैं, हम जब भी लेंगे तो लेफ्ट साइड का ही सब्सटेंस लेंगे। देखते हम इधर से कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है या कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है। लेकिन हम जब भी करेंगे सब्सटेंस ऑक्सीडाइज या सब्सटेंस रिड्यूस या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, तो हम हमेशा लेफ्ट वाले साइड को लिखेंगे, लेफ्ट वाले सब्सटेंस को लिखेंगे। और सब्सटेंस रिड्यूस कौन सा है? मीन्स ऐसा कौन सा सब्सटेंस इसमें आपको दिख रहा है जो रिड्यूस हुआ हो? मीन्स जिसमें या तो हाइड्रोजन ऐड हुआ हो या तो ऑक्सीजन रिमूव हुआ है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे Cl है, लेकिन यहाँ पे HCl है। मीन्स इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ है। मीन्स जो Cl है वो क्या हो गया है? वो रिड्यूस हुआ है।
तो यहाँ पे सब्सटेंस रिड्यूस में क्या लिखेंगे हम? सब्सटेंस रिड्यूस में हम लिखेंगे Cl2। ओके, सो अभी आपको मैंने बताया कि लेफ्ट साइड वाले को लिखेंगे, मीन्स एरो के लेफ्ट साइड वाले को लिखेंगे। तो एरो के लेफ्ट साइड में कौन दोनों है? तो ये दोनों है। तो इसमें से सब्सटेंस रिड्यूस कौन सा हुआ है? तो सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है Cl2। तो हम यहाँ पे Cl2 को लिख देंगे। अब यहाँ पे मैंने दो टर्म और लिखा हुआ है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आप क्या समझ रहे होंगे? यही ना कि जो ऑक्सीडाइज करे दूसरे सब्सटेंस को। सो इसकी डिफिनीशन जो होगी इसको नोट भी कर लीजिएगा आप कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर दो सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेस अदर सब्सटेंस बाय इटसेल्फ गेटिंग रिड्यूस। अब यहाँ से मैं आपको समझा देता हूँ कि मैंने बोला कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे लेकिन खुद रिड्यूस हो जाए। तो यहाँ पे ये जो क्लोरीन है, तो क्लोरीन क्या कर रहा है यहाँ पे? ये खुद रिड्यूस हो गया क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया। तो ये खुद रिड्यूस हुआ लेकिन इस H2S को ऑक्सीडाइज कर दिया। खुद रिड्यूस हुआ लेकिन इसको ऑक्सीडाइज किया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यही होगा, Cl2 होगा। ओके, ऐसे ही रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए लेकिन दूसरों को रिड्यूस करे। मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो दूसरों को रिड्यूस करने का काम करे। और दूसरों को यहाँ दूसरे को रिड्यूस करने का काम कौन यहाँ पे कर रहा है? तो यहाँ पे ये जो H2S है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ पे जब गए तो यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन हुआ? सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है H2S। तो जब ये ऑक्सीडाइज खुद हो गया तो ये कौन होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा ना। सो रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा वो होगा, सॉरी मैंने यहाँ गलती से जस्ट बस लिख दिया है कि ये होगा H2S होगा। ओके, सो ये नोट कर लीजिएगा, H2S होगा, गलती से मैंने S लिख दिया था। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जो दूसरों को रिड्यूस करे लेकिन खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। तो यहाँ पे ये जो H2S है वो यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो गया क्योंकि इसमें से H रिमूव हो गया। सो ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पे मैंने एक और लिखा है इक्वेशन कि CuO प्लस H2 गिव्स अस Cu प्लस H2O। अब इसका आपको एक काम करना रहेगा कि आप ये जो है इसका आप ये चारों पॉइंट बताएंगे कि इसमें कौन सा सब्सटेंस, इस वाले इक्वेशन में कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, सो आप इसको बताएंगे। और अगर नहीं समझ में आएगा तो आप वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं इस पर एक अलग से वीडियो आपको बना के आपको अच्छे से और भी अच्छे से समझाऊंगा। वैसे मुझे उम्मीद है कि इतना मैंने समझाया इसको तो आपको आ ही गया होगा। चैप्टर का जो एकदम आखिरी टॉपिक है वो है इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन। सो इसके दो इफ़ेक्ट होते हैं, एक होता है कोरोजन और दूसरा जो होता है वो होता है रैंसिडिटी। सो कोरोजन क्या होता है? कोरोजन इट इज़ अ प्रोसेस in which a metal are generally eaten up by the action of air, moisture, acid, etc. on their surface. तो कोरोजन क्या होता है कि कोरोजन बेसिकली ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। किसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है? मेटल का होता है, जिसकी वजह से जो मेटल है वो वीक हो जाते हैं और उनके जो सरफेस पे जब हम कहते हैं ना कि जंग लग गया है, लोहे पे जंग लग गया है, तो कोरोजन ही होता है। अब कोरोजन का जो होता है ना, कोरोजन की वजह से मेटल जो होते हैं वो बेसिकली वीक हो जाते हैं। ओके, सो ये था हमारा कोरोजन रिएक्शन। अब इसको कोरोजन को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, कोरोजन से हम बच कैसे सकते हैं? तो कोरोजन से हम या तो मेटल की जो सरफेस है उस पर हम पेंटिंग कर दें तो भी हम ऑक्सीडेशन से उसको हम काफ़ी हद तक बचा लेंगे, और या तो हम उससे गैल्वेनाइजेशन करें। ये जो टर्म मैंने बोला है वो आप मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, और ये वैसे इस चैप्टर का टॉपिक नहीं है। तो आपको जब मैं पढ़ाऊँगा मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर तो उसमें आपको मैं अच्छे से बता दूंगा। बेसिकली उसमें ये होता क्या है ना, जिंक की प्लेटिंग करते हैं हम, जिंक एक लेयर मेटल पे चढ़ाते हैं। अब जो दूसरा पॉइंट है वो है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या है? रैंसिडिटी द फूड आइटम्स प्रिपेयर्ड यूजिंग अनसैचुरेटेड फैट्स एंड सॉइल्स
फैट्स और ऑयल्स, कब से बोल रहा हूँ ना तो थोड़ा हो जाता है गलती से, सॉरी इसके लिए। सो द फूड आइटम्स प्रिपेयर्ड यूजिंग अनसैचुरेटेड फैट और ऑयल्स इफ केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम। सॉरी गाइज, मुझे वीडियो रोकना पड़ा था क्योंकि एक ट्रक वाले जा रहे थे जो गाना बजा रहे थे, और अगर वो गाना आ जाता तो कॉपीराइट भी आ जाती यूट्यूब की तरफ से, तो इसीलिए वीडियो को मुझे कुछ देर रोकना पड़ा, सॉरी इसके लिए। तो चलिए अब देख लेते हैं रेंसिडिटी होता क्या है। द फूड आइटम्स प्रिपेयर्ड यूजिंग अनसैचुरेटेड फैट्स और ऑयल इफ केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम अंडरगो ऑक्सीडेशन। They starts giving unpleasant smell and taste, and they are said to be rancid, and the process is called rancidity. Okay, so ये होता क्या ना कि कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिसको जो अनसेचुरेटेड फैट और ऑयल से बने होते हैं। अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड ये सब जो टर्म है ना, आप जब कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर पढ़ेंगे तभी आप इसको जान पाएंगे। अभी ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हार्ड हो जाएगा, तो जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए सब चीज़ें ना आसान होती जाएंगी, क्योंकि आपका जो कुछ नहीं पता रहता है, तो जब हम आगे जाते हैं ना तो उसमें टर्म हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो क्लियर होते जाता है। तो ये जो टर्म है वो चैप्टर 4 का टर्म है, केमिस्ट्री के चैप्टर 4 से है। सो इसलिए आप बाद में इसको जान जाएंगे। तो ऐसे मतलब जानिए ना कि कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो फैट और ऑयल से बने होते हैं, तो जब हम उसे कुछ लंबे समय के लिए छोड़ देते हैं तो उनमें से बहुत ही अजीब तरह की बदबू आती है, और जब हम उसे खाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अजीब टेस्ट आता है उसका। तो वो उसे हम क्या कह सकते हैं, हम उसे रैंसिड कह सकते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रैंसिडिटी। ओके, सो इस प्रोसेस को रैंसिडिटी कहते हैं। तो अब रैंसिडिटी से हम बच कैसे सकते हैं, मीन्स हम रैंसिडिटी से फूड आइटम्स को कैसे बचा सकते हैं। तो पहले जो इसका है, सबसे पहला जो इसका उपाय है कि हम या तो फूड आइटम्स को नाइट्रोजन से पैक करें, नाइट्रोजन में उसकी पैकिंग करें। जैसे जो चिप्स आप खाते हैं ना, लेज़ हो गया, अंकल चिप्स हो गया, ये सब जो होता है ना, उसमें जो पैकेट फुला होता है ना, तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। नाइट्रोजन गैस क्यों भरी होती है? क्योंकि नाइट्रोजन जो है, जब नाइट्रोजन भरी जाएगी तो ऑक्सीजन गैस उसमें बहुत ही ज़्यादा कम रहेगी, मतलब रहेगी तो लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम रहेगी, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होगा। अब जब ऑक्सीडेशन बहुत ही ज़्यादा स्लो होगा तो रैंसिडिटी बहुत ही कम होगी। तो रैंसिडिटी कम होगी तो इससे हम फूड आइटम्स को हम बचा सकते हैं। पहला तो पॉइंट ये हो गया कि हम ऐसे बचा सकते हैं नाइट्रोजन से। जो दूसरा है, हम उसे वैक्यूम पैकिंग करें। वैक्यूम पैकिंग में भी यही होता है कि उसमें ऑक्सीजन नहीं रहता, मीन्स रहता तो है थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा कम रहता है, तो इसकी वजह से ऑक्सीडेशन कम होता है और रैंसिडिटी भी कम होती है, तो इससे भी हम बचा सकते हैं। या तो हम जो तीसरा पॉइंट है वो है कि हम या तो फूड को किस में स्टोर करें, रेफ्रिजरेटर में, मीन्स फ्रीज में स्टोर अगर हम फूड को करते हैं तो वो भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस को बहुत ही ज़्यादा स्लो कर देती है, और जो हमारा फूड है वो बहुत ही कम ऑक्सीडाइज होता है और रेंसिडिटी भी कम होती है। तो गाइज, इसी के साथ आपने आपका पहला केमिस्ट्री का चैप्टर जो था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसको कवर कर लिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा बायो से होगा, और बायो का जो मैं पार्ट कवर करूँगा पहले वो होगा न्यूट्रिशन, लाइफ प्रोसेस का न्यूट्रिशन वाला पार्ट कवर करूँगा। और चलिए तब तक एक बार हम शॉर्ट से पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं। सो हमने सबसे पहले पढ़ा केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होती है जिसमें नए सब्सटेंस फॉर्म होती हैं जिनकी प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होती है पहले वाले सब्सटेंस से। फिर हमने देखा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमने देखा कि फॉर्मेशन ऑफ गैस, चेंज इन स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट और चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर वही वाला जो हाई गर्मी वाला। सो ये जो था वो था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसके बाद हमने पढ़ा कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन को अगर मतलब हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब हम सिंबल्स को यूज़ करके और उसके सब्सटेंस के फॉर्मूले को यूज़ करके जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक होता है वर्ड फॉर्म और दूसरा होता है सिंबॉलिक फॉर्म। तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है वर्ड फॉर्म और सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है, आपको मैंने बताया अच्छे से। और केमिकल इक्वेशन जो होता है वो होता है दो टाइप का, एक होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन और जो दूसरा होता है वो होता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि
किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाया जा सकता है, तो मैंने आपको बताया कि उसके स्टेट्स को शो कर दीजिए सॉलिड लिक्विड गैस स्मॉल लेटर से। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमने 5 टाइप्स पढ़ा, जिसके पहला हमने पढ़ा कम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा पढ़ा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा पढ़ा हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और चौथा हमने पढ़ा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और पांचवा जो हमने पढ़ा वो पढ़ा हमने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसे हम रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। तो 2 इफेक्ट होते हैं, कोरोजन और रेंसिडिटी। तो कोरोजन भी हमने पढ़ लिया, रेंसिडिटी भी हमने पढ़ लिया अच्छे से। और जो एक चीज़ मैंने बताना आपको भूल गया वो ये है कि केमिकल रिएक्शन ना 2 टाइप से और भी हम एक और टाइप से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। वो क्या है, हीट के बेसिस से। तो हीट के बेसिस पे जब केमिकल रिएक्शन को हम क्लासीफाई करेंगे ना, तो उसमें 2 टाइप के रिएक्शन आते हैं। एक होता है एंडोथर्मिक और दूसरा होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इंडो का मतलब आप क्या समझते हैं? इंडो का मतलब कि हम इंडोथर्मिक मीन्स हीट को हम देते हैं। जब किसी रिएक्शन में हम हीट प्रोवाइड करते हैं, उस रिएक्शन के होने के लिए जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं, तो उसे हम कहते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। जो जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं सब इंडोथर्मिक रिएक्शन ही होते हैं। और एक्सोथर्मिक क्या होता है? एक्सो मीन्स बाहर, एक्सो मीन्स समझ आ रहा है आपको, बाहर होता है। और एक्सोथर्मिक मीन्स ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट बाहर आए, मीन्स बाहर हीट इवॉल्व हो, मीन्स उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था CaO प्लस H2O। तो ये जब CaO रिएक्ट करेगा H2O से, तो ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट भी रिलीज होती है, जिसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसी के साथ हमारा आज का पूरा चैप्टर हो गया है फिनिश। और हमने घर बैठे बैठे, जब इस लॉकडाउन के समय में भी हमने अपना पहला चैप्टर बिना किसी दिक्कत के साथ पूरा हमने कवर अप कर लिया है। और अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा, और मैं आपको उसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इसलिए प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तभी लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।